पहले हमने ड्रोन से यूरिया, लिक्विड यूरिया को स्प्रेइंग किया था। अब आपको पता है कि हमारे देश में हम 71,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं। हमारे स्टार्टअप में अच्छे इंजीनियर्स ने, अमेरिका में थे, यहाँ आए, प्रधानमंत्री जी को मिले और उन्होंने बाद में एक 500 ml की बॉटल नैनो यूरिया की तैयार की। अब एक 50 किलो की बैग इक्वल टू एक बॉटल वो आरसीएफ अभी बेच रही है। मैंने अभी हमारे एग्रोविजन के भाषण में जैसे ये बातें बताई तो कम से कम 2 लाख बॉटल यानी 2 लाख बैग यूरिया किसानों ने खरीद लिया। अब वो मैंने मेरे खुद के खेत पे ट्राई किया, अब सब जगह हो रहा है और मेरा एक सपना है कि मैं विदर्भ में पूरे गांव में स्प्रेइंग के लिए ये जो नौजवान लड़के इनको इकट्ठा करके उनको हर गांव में जैसे ट्रैक्टर मिलता है किराए से, ये हमारा मल्टी यंत्र मिलता है, तो वैसे उस हार्वेस्टर मिलता है, तो ये भी मिले और ये बेरोजगार युवाओं को काम मिले। तो मैं वहाँ गया तो उनके ड्रोन बनाए थे लिथियम आयन बैटरी से। तो मैंने उनको कहा आप लिथियम आयन बैटरी के ड्रोन की कीमत तो कम से कम 6 लाख रुपए होगी, 7 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए में नहीं बन सकता क्या? तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? मैंने बोला ये संभव है, आप इसको पेट्रोल का फ्लेक्स इंजन यूज़ करिए। आपको पता होगा कि अभी मैंने एक एडवाइजरी निकाली है कि स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जितने पेट्रोल पे चलते हैं वो उनका इंजन फ्लेक्स इंजन होगा। अभी टोयोटो, हुंडई और सुजुकी तीनों ने भी एक्सेप्ट किया, 65-70% ऑलरेडी इसके बाद गाड़ी आएगी। उसका अर्थ ये है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। अब आपको पता है बायो इथेनॉल देश में तैयार हो रहा है, राइस से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, बीएवी मोलाइसिस से बन रहा है, कॉर्न से बन रहा है, बाम्बू से बन रहा है, बायोमास से बन रहा है। तो बायो इथेनॉल देश में अभी काफ़ी तैयार होता है। तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनना है तो पेट्रोल की गाड़ियों में 100% बायो इथेनॉल जाएगा। इथेनॉल बायो है, ग्रीन है, पोल्यूशन नहीं के बराबर है और हमारे देश के किसानों को फ़ायदा होगा, युवाओं को गांव में रोजगार मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैंने उनको कहा कि ये जो आपका ड्रोन है इसका इंजन अगर फ्लेक्स इंजन किया तो 20-25 हज़ार में इंजन बन जाएगा। अब लिथियम आयन बैटरी बहुत कॉस्टली है और लिथियम आयन बैटरी के बजाय अगर आपने फ्लेक्स इंजन का ड्रोन बनाया तो 1.5-2 लाख में आ जाएगा। तो हैदराबाद की एक कंपनी आई थी हमारी एग्जीबिशन में, उन्होंने मान्य भी किया। अब वो ड्रोन आ रहे हैं फ्लेक्स इंजन में, हमारा ही किसानों का इथेनॉल होगा, ड्रोन में डालेंगे और ऊपर उड़कर 10 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रेइंग होता है। अब देखो टेक्नोलॉजी कितनी जोरदार है कि ये यूरिया की बैग लेकर यूरिया आप जब फेंकते हैं तो 70% वेस्ट होता है, 30% प्लांट को जाता है। और जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 30% वेस्ट होगा, 70% प्लांट को जाएगा। तो जहाँ 4 बोरे यूरिया लग रहा है वहाँ हमारा 2 बोरी में काम हो जाएगा। तो आप बताइए किसानों के लिए टू सेव मनी टू अर्न ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारे लिए भविष्य है। और अब हाइड्रोजन मिशन भी तैयार हुआ है। अब हाइड्रोजन के भी प्रकार है, ब्लैक हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, पर ग्रीन हाइड्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ग्रीन है। इकोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ 3 बातें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, इथिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इथिक्स तो हमारी एजुकेशन से, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, फिर हमारे संस्कार, वो अलग विषय है। पर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, करने के साथ साथ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ही उतना ही सोचना होगा। अब पेट्रोल डीजल के कारण हम ये इंपोर्ट भी करते हैं, प्रदूषण भी होता है और हमारे देश की इकोनॉमी का भी संकट है क्योंकि अभी 9 लाख 8 लाख करोड़ का है, 5 साल में 25 लाख करोड़ होगा और 25 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी से बाहर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि इसमें कैसे होगा। तो अभी टोयोटो कंपनी से मैंने एक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार मेरे लिए पायलट प्रोजेक्ट करके दिल्ली में आई है। अब वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए दो फरीदाबाद में इंडियन ऑयल वाले वो मुझे ग्रीन हाइड्रोजन देने वाले हैं और मैं अब दिल्ली जाऊंगा तो ये कार को लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये, इसके ऊपर कार, ये भविष्य का फ्यूचर है। इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ता है, प्रदूषण से मुक्त है और हमारे देश के लिए तो जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए तो वरदान है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, इसमें इतने स्टार्टअप अब अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हम वर्ल्ड को लीड करेंगे। 7 साल पहले मैं नागपुर में, हमारी कारपोरेशन में सत्ता थी और अनिल सोले करके यहाँ प्रोफेसर थे, वो हमारे मेयर थे, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो एक बार मैंने उनको कहा कि अनिल हमको नागपुर का जो सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी, वो बेचेंगे हम लोग उसको रिसाइकलिंग करके। तो उन्होंने, मैं नेता हूँ तो बेचारे क्या कहेंगे मुझे, बोले बोलते 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 उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, आप नितिन जी कुछ भी बताते हैं, ये कभी होने वाला है और ये कैसे होगा? मैंने बोला अनिल सब कुछ होगा। हमने रिसाइकलिंग प्लांट लाया और हमारे सीवेज वाटर को भांडेवाड़ी में हमने रिसाइकलिंग किया। आज हम हमारा पानी कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट है, 2 बड़े महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनको देते हैं। कैन यू इमेजिन हमको कितना पैसा मिलता है? हमको 325 करोड़ रुपए साल के पानी बेचकर मिलते हैं।
325 करोड़। और अभी पेज से जो पानी आता था, जो नागपुर महानगर पालिका पीने के लिए यूज़ करती थी, वो अभी क्या हुआ कि वो उस समय पानी पावर प्रोजेक्ट को भी जाता था, पेज पावर वाटर प्रोजेक्ट से। अब उनका पानी सेविंग हो गया तो नागपुर को पूरा पानी मिल गया। और वहाँ रामटेक में जो किसान हर बार ये संघर्ष करते थे कि हमारा पानी नागपुर शहर में भगा, क्योंकि उनको खेती के लिए पानी नहीं मिलता था, अब उनको खेती के लिए भी पानी मिलने लगा। तो विन विन सिचुएशन में ये वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा उदाहरण है। तो बाम्बू लगाने के लिए लगाया। अब ये जालना में काफ़ी स्टील इंडस्ट्री बड़ी, 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वो। तो मैंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि बाम्बू किसान लगाए। अब कोयले का कीमत बढ़ गई है, तो कोयले के बजाय बाम्बू को यूज़ करें। बाम्बू की कैलोरी की वैल्यू 4,000 है, तो कोयले से बाम्बू बॉयलर में जलाना सस्ता पड़ सकता है, पोल्यूशन के लिए भी कोयले से कभी भी अच्छा ही है। तो अब उन्होंने सक्सेसफुली प्रयोग किया और कहा कि हम लेंगे 3,500 से 4,000 रुपये टन बाम्बू लेंगे, तो कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से भी वो सस्ता पड़ता है। तो अभी अगर वो स्टील इंडस्ट्री पूरी जालना की अगर बाम्बू यूज़ करेंगे तो उनको कम से कम 40 से 50,000 टन पर डे चाहिए। तो जो वेस्ट लैंड मराठवाड़ा, भी वो पाशा पटेल ने काफ़ी लगाया, वेस्ट लैंड है, ख़राब है, वहाँ 1 एकड़ में अगर बाम्बू, भीमा बाम्बू की जात बहुत अच्छी अगर लगाई तो साधारणतः 200 टन पर एकड़ प्रोडक्शन 2 साल के बाद आता है। तो कम से कम अगर 3,000 का प्रॉफिट, 6 लाख रुपए हुए, 50-60 हज़ार खर्चा भी गया तो भी 4 से 5 लाख रुपए एकड़ प्रॉफिट हो सकता है। तो नेचुरली इससे वहाँ पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा, पर परचेसिंग पावर बढ़ेगी। ये इनोवेटिव आइडियाज़ है। और इसलिए अब हमारी आइडिया जो है, रूरल एंड एग्रीकल्चर इंडिया में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। अभी ये जर्सी है कॉटन की, मैंने पहनी हुई, कल उन्होंने सह्याद्री वालों में इसके ऊपर एक साइन है, ये दिखाने के बाद ये साइन जो है, इसके ऊपर अगर आपने स्कैन किया तो ये कौन से किसान का कपास है, कहाँ से सूत हुआ है, पूरी जानकारी मिलती है। ये 100% कॉटन है, उन्होंने तैयार की थी। तो अब यही जर्सी अगर कॉटन की प्योर बनाकर अच्छी है बहुत, तो अब हमने तय किया कि हम कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सूत एक्सपोर्ट करेंगे। हम सूत एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे। अब पूरी विदर्भ की इकोनॉमी, और राठी जी बैठे हमारे विदर्भ इंडस्ट्री के चेयरमैन, अगर विदर्भ की पूरी इकोनॉमी में अगर हमारा कॉटन एक्सपोर्ट हो जाएगा तो किसान को 10,000 रुपये क्विंटल भाव मिलेगा। 1 एकड़ में कम से कम 8 क्विंटल 10 क्विंटल लगाए तो भी 50,000 रुपये 60,000 रुपये एकड़ फायदा होगा। तो यहाँ की इकोनॉमी बदल जाएगी। अब बांग्लादेश को पूरा, मैं अभी बांग्लादेश के संपर्क में हूँ और वहाँ कॉटन बहुत लग रहा है, सूत लग रहा है, कपड़ा लग रहा है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट में वर्ल्ड लीडर बन गए, तो उनके पास कपास नहीं है। तो विदर्भ का कपास नागपुर से डायरेक्ट कलकत्ता हल्दिया ले जाना, और हल्दिया से बार्ज पर वो ढाका ले जाना या पानगांव लेके जाना, और वहाँ से एक लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके विदर्भ का पूरा कपास वहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है क्या, संतरा एक्सपोर्ट हो सकता है क्या। तो अब ये काम पर हम पूरे लोग एग्रो विजन में लगे हैं, तो नेचुरली यहाँ का मार्केट मिल जाएगा तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। तो मेरा आपको एक ही कहना है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना ये दूसरा मंत्र है। क्या हम लोग इंपोर्ट करने की जो लिस्ट आज हमारे देश में जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी लिस्ट उपलब्ध है, मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने कराई थी, वो तैयार करके हमारे देश में वो चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं क्या इंपोर्ट करने के बजाय, और दुनिया को जो लग रहा है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। देखिए, इंजीनियरिंग मैन पावर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। अब हमने रोड बनाए, जलमार्ग बना रहे, थोड़ा हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। पावर हमारे पास है, वाटर हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो अब ये सब बातों का उपयोग करके हम सभी क्षेत्रों में हमारी एक्सपोर्ट को अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। अभी ऐसे ही अमेरिका में कुछ लड़के थे, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर बनाया बेंगलोर में। अब 90% इलेक्ट्रोलाइजर इंपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका में। मैंने उनको सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रोलाइजर आप इंडिया में दो, और जो गंदा पानी है हर गाँव में, उस गंदे पानी पे वहीं एक हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट 2 इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग एक शेड बनाए, रूप उसका सोलर रूफटॉप होगा, उसके ऊपर एक छोटी विंड मिल लगाए, और वहाँ से पावर हमको, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो पावर हमको लगभग सस्ती होगी 2 रुपये यूनिट की। पानी हमारा फुकट हो गया, और इलेक्ट्रोलाइजर लगा दिया तो ग्रीन हाइड्रोजन हमको मिल जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, जहाँ जहाँ कोल यूज होता है वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। रेलवे का इंजन ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगा, हवाई जहाज ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे, कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो आज हम लोग फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा 8 लाख करोड़ का आज इंपोर्ट है, जो 25 लाख करोड़ का होगा। इंपोर्ट तो इंपोर्ट है ही, उससे इकोनॉमी और तकलीफ में आती है, उसके बजाय इससे पोल्यूशन होता है। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है कि पोल्यूशन इज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस।
अगर ये ग्रीन 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 पूरा हमने कर दिया तो हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कितनी अच्छी होगी, हमारी हेल्थ में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत सी बातों में मैं एक वर्ल्ड लेवल का एक गार्डन बनाना चाहता हूँ नागपुर में। तो मैं अभी, मुझे टाइम मिल गया, मैं बीच में जो बुरचड़ गार्डन है कनाडा में वैनकोर में, उसकी पूरी सीडी स्टडी कर रहा था। और मैंने, मेरे एक मित्र है चिंचमलातपुरे करके, इसी फील्ड का है, उसको बोला मुझे वर्ल्ड के गार्डन दिखाओ, वहाँ कौन सी स्पेसीज़ है। और मैं अभी एक बड़ा ऐसा गार्डन बनाने का सोच रहा हूँ, फ्लावर्स का, अलग अलग स्पेसीज़ का, फूलों का, कि जो वर्ल्ड में नंबर 1 का बने। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो बॉटनिकल गार्डन है, मैंने पीकेवी को उधर मैं एक 100 एकड़ में एक एग्रो कन्वेंशन सेंटर खोल रहा हूँ। जैसे ये आपके बिजनेस और ट्रेड के लिए होते हैं, वैसे एग्रो कन्वेंशन सेंटर। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसी के बाजू में नीचे में मैंने उनको कहा कि मुझे अभी फ्रेंच आर्किटेक्ट से मैंने कॉन्टैक्ट किया कि पानी में मुझे ऐसा एक फ्लोट चाहिए, ऐसा तरंगने वाला, जहाँ 1 एकड़ का, जिसमें लोग शादी के लिए, पार्टी के लिए पानी में नाव में बैठ के जाएंगे, फुटाला में म्यूजिकल फाउंटेन बनते हुए पूरा हो रहा है। तो ये सब बातें वर्ल्ड आकर्षण, वर्ल्ड के लेवल की बने। अभी हमारा फाउंटेन जो बनेगा, तो आज भी मुझे इतनी खुशी है कि 4000 लोगों की गैलरी बनी है, वहाँ 9 मंजिले का पार्किंग है और 3 मंजिले का फूड मॉल है। और मैंने अब उसको, मेरा कल्पना आई बीच में कि उसमें एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बने। और वो जो कमेंट्री है गुलजार की है, संगीत AR रहमान का है, आर्किटेक्ट फ्रांस का है, उसके पंप लाए टर्की से, और काम करने वाली रेवती करके फिल्म अभिनेत्री है तमिल तेलुगु की, वो तमिलनाडु की है, और पूरे 5 ऑस्कर विजेता उसमें है। तो पहले मैं पीछे पड़ा था, लोग बोलते थे ये इतना क्यों पैसा लग रहा है, इतने लोगों के क्या, फाउंटेन तो कोई भी लगाते यहाँ के 10-20 करोड़ में, ये 150 करोड़ केवल फाउंटेन में, मैं 450 करोड़ उस पर खर्चा कर रहा हूँ। तो मुझे लोगों ने पागल कहा। तो मैंने कहा मुझे ये ऐसी चीज़ बनानी है जो वर्ल्ड में होगी। दुबई का जो फाउंटेन है उससे भी अच्छा, अभी वो सबसे फाइनल स्टेज वाला है, जो फ्रांस का आर्किटेक्ट मुझे बता रहा था कि दिस विल बी प्रोबेबली नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब ये अगर करना है तो आपको उसके लिए, हर चीज़ के लिए उतना इनपुट डालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यही बातें जो है एक से दूसरा, दूसरी तरह पता चलता है। तो ये, इनमें खूब आइडियाज़ है लोगों के पास, आइडियाज़ की कमी नहीं है। और उन आइडिया को इकट्ठा करना और उसको सक्सेसफुल स्वरूप देकर उसको सक्सेस तक ले जाना, इसको एक्सपोजर देना, पब्लिक सपोर्ट देना, यही काम हम जैसे लोगों का होता है। और आज हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री जो भी प्लान सोच रहे हैं, यदि वे उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में इंडिया खूब सारा पैसा कमाने वाला है और हो सकता है कि इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश भी बन सकता है। और दोस्तों, यदि आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप एक इंडियंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।